हेलो, नमस्कार और आदाब सब मेरे दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से हम आपको वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल एस टू एश्योरेंस से। हम में से कुछ लोगों को स्पेशल लोगों के तौर पर डिजाइनेट किया गया है और हमें स्पेशल लोगों के तौर पर डिजाइनेट किया गया है। बहुत बढ़िया ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स के जरिए बहुत बढ़िया मौके भी हमें दिए गए हैं। अब ये कहा जा सकता है कि शायद हम पर बहुत अच्छा कर्म सवार है या हमें बुजुर्गों की दुआएं मिली हैं या पूर्व पुण्य आप कह सकते हो, और इसलिए हमारे इस वर्चू की वजह से हमारी एक ब्लास्ट कुंडली है। हमारे पास बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं और ये बचपन से ही शुरू हो सकता है, जहां हम बहुत बढ़िया खानदानों में पैदा हुए हों, बहुत बढ़िया वंश के साथ, बहुत बढ़िया नाम के साथ, और कुछ ऊंचे खानदानों में पैदा होने की वजह से हमारी जिंदगी की शुरुआत भी बहुत बहुत अच्छी हो जाती है। सारे रिसोर्सेस हमारे लिए मौजूद होते हैं। उसके ऊपर अगर हमारे अपने ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स भी अच्छे होते हैं तो और भी बेहतर होता है। मसलन बिल गेट्स जैसा कोई गरीब खानदान में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक अच्छे खासे खानदान में, या मुकेश अंबानी जैसा कोई भी धीरूभाई अंबानी के खानदान में पैदा हुआ है। और धीरूभाई अंबानी भी एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी कहानी रैग्स टू रिचेस वाली थी। और इस तरह की बहुत सारी कहानियां हमें मिलती हैं जहां लोग बहुत इज्जत वाले खानदानों में पैदा हुए, हालांकि उन्होंने सारे रिसोर्सेस, सारी मदद मिलने के बावजूद कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन उनमें से कुछ ने बहुत अनोखा काम भी किया होगा। अब ये स्पेशल ट्रीटमेंट लोगों को क्यों दी जाती है? क्योंकि न सिर्फ उनका कर्म अच्छा हो सकता है, उन्हें बुजुर्गों की दुआएं या पूर्व पुण्य भी मिल सकता है, बल्कि एक मौके के तौर पर इस दुनिया में अपनी इस पारी में भी बहुत अच्छे काम करने के लिए, और इसलिए वो मौके ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स के जरिए दिए जाते हैं, वो ताकतें उन्हें दी जाती हैं, वो योग भी उन्हें दिए जाते हैं। अब ये उनके ऊपर है कि वो इसका कितना इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते। हालांकि वो ब्लेसिंग ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स के रूप में वो ताकतें उन्हें पहले ही दे दी गई हैं। अब हम ये कैसे देखें कि ऐसे ब्लेस्ड लोग कौन हैं? अब ये समझना आसान है। जब आप किसी कुंडली को देखते हैं और अगर आप ज्योतिष काफी जानते हैं तो पहले 30 से 40 सेकंड में पता चल जाएगा, या 1 मिनट के अंदर कोई दरअसल बहुत अच्छे ज्योतिषी पहले 15 से 20 सेकंड में कह सकते हैं, वोइला ये तो एक बढ़िया कुंडली लगती है, और 1 मिनट के अंदर वो ये भी पक्का कर लें कि इसमें बहुत कम खामियां हैं। तो ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स आपको बताएंगे कि आपको ब्लेस्ड इंसान समझा जाए या नहीं, और ऐसे ब्लेस्ड लोगों के लिए बहुत बहुत स्ट्रांग योग कारक एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। और लोगों को कब बहुत बढ़िया योग कारक बहुत ताकत के तौर पर मिलते हैं, और ये स्ट्रांग योग कारक कौन से हैं? दरअसल सूरज और चांद को छोड़कर पांचों ग्रह ज्यादा स्ट्रांग योग कारक हैं। सूरज और चांद भी स्ट्रांग योग कारक हो सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग योग कारक दूसरे 5 ग्रह हैं, जो हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। ऐसा क्यों है कि हालांकि ल्यूमिनरीज बहुत बहुत ताकतवर हैं, फिर भी दूसरे 5 ग्रह कुछ सूरत-ए-हाल में सूरज या चांद की क्षमता को पीछे छोड़ देंगे सबसे ताकतवर नतीजे देने में? वजह सीधी सादी है कि ये दूसरे 5 ग्रह 2-2 भावों के स्वामी होते हैं, और अगर वो एक त्रिकोण भाव के साथ साथ केंद्र भाव पर भी राज करते हों तो वो सबसे ताकतवर योग कारक बन जाते हैं। और ये तरह तरह की किताबों में कहा गया है, लगभग हर ज्योतिष की किताब में ये कहा गया है कि जो ग्रह किसी केंद्र भाव और किसी त्रिकोण भाव दोनों पर राज करता है वो बहुत बहुत स्ट्रांग योग कारक होता है। और अगर आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह जो एक त्रिकोण भाव और एक केंद्र भाव का स्वामी हो, अगर अच्छे प्लेसमेंट में चला जाए तो राशि चक्र की तरफ से बहुत काम पहले ही हो चुका होता है, वो कुंडली एक ब्लास्ट कुंडली बन जाती है। और ऐसे ग्रह का जितना बेहतर प्लेसमेंट होगा, व्यक्ति को उतनी ही बेहतर जिंदगी या मौका मिल सकता है। अब इन 5 ग्रहों बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि में से 3 बहुत बहुत खास योग कारक या सबसे ताकतवर योग कारक होते हैं।
अब कोई ये सोच सकता है कि शायद इन 5 में से बेनिफिक ग्रह बुध, शुक्र और बृहस्पति वो हों जिन्हें सबसे ताकतवर योग कारक कहा जा सकता है। ये शायद केवल 40% सच है, 50% भी सच नहीं, क्योंकि सबसे ताकतवर योग कारक दरअसल 2 मैलेफिक ग्रह हैं, और ये दरअसल सबसे ज्यादा मैलेफिक ग्रह हैं, जो हैं मंगल और शनि, और बाकी के 3 में से एक बेनिफिक ग्रह जो 2 भावों का स्वामी है, वो है शुक्र। आप शुक्र को सबसे ताकतवर योग कारक कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि देने की सबसे बड़ी क्षमता शुक्र में है। दरअसल शुक्र जीवन देने के मामले में बृहस्पति से भी बड़ा है, क्योंकि शुक्र शुक्राचार्य है या उसमें संजीवनी का ज्ञान है, जो बृहस्पति के पास भी नहीं। तो शुक्र तीसरा सबसे ताकतवर योग कारक है, और दुनियावी दौलत के मामले में शुक्र आपको सबसे ज्यादा दे सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मंगल और शनि बहुत ताकतवर योग कारक हैं? दरअसल वो शुक्र को भी मात दे देते हैं, और मंगल और शनि में से मंगल शनि को भी मात देता है। तो उस क्षमता में मंगल को नंबर 1 योग कारक कहा जा सकता है, शनि नंबर 2 और शुक्र नंबर 3। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ राशि चक्र की बनावट के गुण से ही, कालपुरुष लग्न और दूसरे लग्नों की बनावट के गुण से। तो मंगल एक खास योग कारक या सबसे ताकतवर योग कारक क्यों है, फिर शनि, फिर शुक्र? हालांकि दुनियावी तौर पर निश्चित तौर पर शुक्र बाजी मार लेता है। तो चलिए समझने में कूदते हैं कि किन सूरतेहाल में मंगल बहुत बहुत स्ट्रांग योग कारक बनता है, फिर शनि, फिर शुक्र। वजह यह है कि मंगल सबसे ताकतवर योग कारक या स्ट्रांग योग कारक है, क्योंकि मंगल 5वें और 10वें भाव दोनों का स्वामी होता है, और हम जानते हैं कि मंगल को अपनी सबसे ताकतवर दिशा बल 10वें भाव में मिलता है, और 4 केंद्र भावों पहला, चौथा, 7वां और 10वां में से हम जानते हैं कि 10वां भाव सबसे ताकतवर केंद्र भाव होता है, और 5वां भाव वो भाव है जो आपको पसंद का काम करने का, जो करना पसंद हो उसे करने का, साथ ही संतान का भाव, रोमांस का भाव और निवेश का भाव भी। तो अगर आप अपने रोमांस में बहुत लकी हैं, जहां आप अपने बच्चों में बहुत लकी हैं, अपने निवेश में बहुत लकी हैं, तो एक साथी के तौर पर प्यार भरी जिंदगी होना, खूबसूरत और अमीर बच्चे, स्वस्थ बच्चे, और आपके निवेश से आपको अच्छा फायदा होना, और आपका करियर भी बहुत अच्छा करने का मौका देना, अब आप और क्या चाहते हो? तो कर्क एक बहुत शुभ लग्न है इस नजरिए से कि सबसे ताकतवर योग कारक को राशि चक्र की बनावट के गुण से सबसे ताकतवर प्लेसमेंट दिया जाता है, मंगल के 5वें और 10वें भाव के स्वामी होने से। अब मैं ये क्यों कहता हूँ कि कर्क भी एक बहुत खास लग्न है? वजह उन बहुत बड़े लोगों की है जो इस धरती पर जिए और चले हैं। सबसे शुभ कुंडली भगवान राम की कुंडली मानी जाती है, जो सूर्यवंशी राजा भी थे और मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श पुरुष भी माने जाते हैं। तो जब आप भगवान राम की कुंडली देखते हैं तो वो कर्क लग्न में पैदा हुए थे और उनका मंगल उनके 7वें भाव में ऊंचा था। अब ग्रह वो एक और कहानी है। हालांकि जब हम यहाँ मंगल की बात कर रहे हैं तो थोड़ी और बात करते हैं कि ये इतना शुभ प्लेसमेंट क्यों है। इससे भी ज्यादा शुभ प्लेसमेंट मंगल के 7वें भाव में ऊंचे होने से भी ज्यादा वो है जब मंगल अपनी ही राशि मेष में और 10वें भाव में रुचक महापुरुष योग में बैठता है। और अगर आप भगवान राम की जिंदगी को देखें, उनका 7वें भाव में ऊंचा मंगल था, तो उन्हें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी जहां उनके दाम्पत्य जीवन में विघ्न पड़ा, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी प्रेम जिंदगी के लिए लड़ना पड़ा, अपनी पत्नी के लिए लड़ना पड़ा और दुश्मनों का सामना करना पड़ा, और ऊंचे मंगल ने उन्हें ऐसा करने दिया। हालांकि आम सूरतेहाल में मंगल 10वें भाव में कहीं बेहतर बैठता है, जहां उसे अपनी सबसे ताकतवर दिशा बल मिलता है। इससे 7वां भाव बुरी तरह प्रभावित नहीं होता, और करियर में, काम के मैदान में ये बहुत बहुत अच्छा करता है। दूसरी बात, मंगल का 10वें भाव में जाना 7वें भाव में ऊंचे होने से भी बेहतर प्लेसमेंट है, क्योंकि 7वें भाव में मंगल 5वें भाव से तीसरे भाव में चला जाता है, जिसका मतलब है कि इंसान को अपने प्यार और रोमांस में, बच्चों से मिलने वाले नतीजों के मामले में और निवेश के मामले में वो अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है।
तो कर्क लग्न के जातक के लिए सबसे ताकतवर प्लेसमेंट मंगल का 10वें भाव में हो सकता है। दूसरे शुभ पोजीशन भी हैं, जैसे कि मंगल का 9वें भाव में जाना, फिर से एक त्रिकोण भाव, जबकि वो एक त्रिकोण भाव और एक केंद्र भाव का स्वामी होता है। हालांकि मंगल यहाँ एक जल राशि में होता है। कर्क लग्न के जातक के लिए मंगल का 11वें भाव में होना भी एक स्ट्रांग प्लेसमेंट है, क्योंकि ये पैसे वाला भाव है, लेकिन इसमें शनि की एनर्जी होती है। लग्न में ये चौथे भाव में नीच का हो जाता है, जो कर्क का अपना भाव है। ये अच्छा नहीं बैठता, लेकिन ये सिंह राशि में दूसरे भाव में भी अच्छे नतीजे दे सकता है। तो कर्क लग्न के जातक के लिए सबसे ताकतवर योग कारक मंगल ही सबसे ताकतवर योग कारक बनकर खड़ा होता है, और वो ब्लास्ट पोजीशन अगर कर्क लग्न के जातक के लिए मंगल मजबूत हो। अब सूरतेहाल सिंह लग्न वाले जातक के लिए थोड़ी बदल जाती है, जहां मंगल चौथे और 9वें भाव का स्वामी होकर एक बहुत ताकतवर योग कारक बना रहता है। लेकिन ये कर्क लग्न की तुलना में थोड़ी घटिया पोजीशन है, क्योंकि यहाँ मंगल चौथे भाव का स्वामी है, और चौथे भाव में मंगल सबसे ताकतवर प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि चौथे भाव में कर्क राशि की एनर्जी होती है, जहाँ मंगल नीच का हो जाता है। और मंगल की ऊंची पोजीशन छठे भाव में होती है, न कि लग्न या 7वें भाव में, जो कर्क लग्न वालों के लिए संभव है जब मंगल मकर राशि में 7वें भाव में ऊंचा हो। तो ये कर्क राशि में अपनी योग कारक पोजीशन से एक कदम नीचे है। हालांकि ये अब भी एक बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है, जहां मंगल घर और परिवार के जीवन के चौथे भाव पर राज करता है, जैसे मकान, गाड़ियां, जेवरात, मानसिक शांति, घरेलू सुख, और साथ ही 9वें भाव पर शिक्षा, यात्रा, विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करना, अलग संस्कृतियों के लोग, अध्यात्म। तो ऐसा व्यक्ति अगर मंगल दूसरे भाव या 10वें भाव या 5वें भाव या 11वें भाव में या अपनी ही राशि के केंद्र या त्रिकोण भावों में अच्छा बैठा हो, तो ये बहुत अच्छे नतीजे दे सकता है, जहां ये आपको बड़े बड़े मकान, एक से ज्यादा मकान, 2-3 प्रॉपर्टी, बहुत सारी गाड़ियां, जमीन, साथ ही बहुत ऊंची शिक्षा का मौका, अच्छी डिग्रियां दे सकता है। हालांकि ये शिक्षा में संघर्ष भी करवाता है और मुकाबले की चुनौतियों को पार करने के लिए मेहनत करवाता है। जब एक तरफ संपत्तियां बटोरता है, तो दूसरी तरफ शिक्षा भी हासिल करता है। फिर चलिए दूसरे योग कारक की तरफ। शनि भी वृषभ लग्न के जातक के लिए एक स्ट्रांग योग कारक है, क्योंकि शनि त्रिकोण भाव यानी 9वें भाव और केंद्र भाव दोनों का स्वामी होता है। ये एक बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है, क्योंकि ये शनि को धर्म के 9वें भाव और कर्म के 10वें भाव के स्वामी होने की वजह से एक नेचुरल धर्माधिपति योग वाला मालिक भी बना देता है। और अगर शनि यहाँ 10वें भाव में बैठता है, तो ये एक स्ट्रांग प्लेसमेंट है, या 11वें भाव या दूसरे भाव में भी, 5वें भाव में भी वृषभ लग्न वाले जातक के लिए ये बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है, जहां व्यक्ति बहुत हिम्मत, बहुत मेहनत से बहुत ऊंची शिक्षा हासिल करेगा और बहुत मेहनत, सब्र, तरतीब, ढांचे और अनुशासन के जरिए अपने करियर में ऊंचे मुकाम पर पहुंचता है। ये एक बहुत स्ट्रांग प्लेसमेंट है, एक ऐसे व्यक्ति का जो बहुत ऊंचे ओहदों पर हो, प्रशासन, सरकार और यहाँ तक कि उद्योग में। अब वृषभ लग्न के एक कदम नीचे तुला लग्न का जातक है, जहां शनि एक स्ट्रांग योग कारक बना रहता है, लेकिन एक कदम नीचे, क्योंकि अब ये चौथे और 5वें भाव का स्वामी है, और 10वां भाव वृषभ लग्न के लिए इसकी नेचुरल पोजीशन है, इसलिए वो वहां सबसे अलग दिखता है। हालांकि ये तुला लग्न वाले जातक के लिए अब भी एक स्ट्रांग योग कारक है, जो व्यक्ति को बहुत सारे दुनियावी फायदे, जमीन जायदाद, घर पर स्थिरता देता है। घर पर कुछ ज्यादा उथल पुथल नहीं होती और व्यक्ति एक लंबी, खुशहाल, स्थिर जिंदगी पा सकता है और संतान तथा निवेश में बहुत अच्छे नतीजे ले सकता है। ये कोई अचानक बहुत पैसा बनाने वाला निवेश वाला प्लेसमेंट नहीं है, जैसा कर्क लग्न वाले को मंगल दे सकता है, बल्कि ये वो दौलत है जो समय के साथ समझदारी और होशियारी भरे निवेश से बनती है। तो शनि वृषभ और तुला दोनों के लिए एक बहुत स्ट्रांग योग कारक है। और आखिरी लेकिन कम से कम नहीं, बुलंद और ऊंची दौलत वाला प्लेसमेंट है मकर लग्न वाले जातक के लिए शुक्र का,
क्योंकि शुक्र वृषभ के 5वें भाव और तुला के 10वें भाव का स्वामी है, जिनका ये स्वामी है। और हाँ, फिर से 5वां भाव निवेश का और वृषभ राशि में जो एक पैसे वाली राशि है, तो ये आपको कला, मीडिया, निवेश, यहाँ तक कि पति पत्नी या बच्चों के साथ साझा जमीन में बहुत पैसा दे सकता है। साथ ही एक बढ़िया करियर, खास तौर पर रिश्तों पर बना हुआ। तो अगर मकर लग्न का जातक खास तौर पर शुक्र के स्ट्रांग प्लेसमेंट के साथ, चाहे 5वें भाव में या जहां ये ऊंचा हो, या दूसरे भाव में जिसमें कुंभ राशि की एनर्जी हो, या 12वें भाव में जिसमें मीन राशि की एनर्जी हो, शुक्र बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन ये अपने मूल त्रिकोण राशि में 10वें भाव में सबसे अच्छा करता है, जहां ये रिश्तों का इस्तेमाल करके या रिश्तों की पीठ के सहारे बहुत सफलता, दुनियावी सफलता दे सकता है। जहां व्यक्ति आईटी, कंप्यूटर, घरेलू उपकरण और विलासिता की चीजों में बहुत अच्छा कर सकता है। तो शुक्र के लिए बहुत स्ट्रांग योग कारक प्लेसमेंट अगर ये इनमें से किसी भी भाव में बैठता है, दूसरा, 10वां, यहाँ तक कि लग्न या दूसरा, तीसरा या 12वां भाव। अब एक कदम नीचे कुंभ राशि में प्लेसमेंट है। हालांकि मैं इसे मकर से भी थोड़ा बेहतर मानता हूँ, इसके बावजूद कि शुक्र यहाँ 10वें भाव का स्वामी नहीं है। वजह यह है कि शुक्र चौथे भाव का कारक है, खास तौर पर दुनियावी फायदों के मामले में। तो यहाँ जिस व्यक्ति का कुंभ लग्न है, वो बहुत बड़ी संपत्तियां पा सकता है। एक खूबसूरत मकान, दरअसल उसका मकान उस इलाके में सबसे अच्छा हो सकता है और बहुत बढ़िया जगह पर, शायद पूरे शहर या कस्बे में। उस व्यक्ति के पास सबसे अच्छा मकान, सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, बड़ी गाड़ियां, आलीशान गाड़ियां, जेवरात, खूबसूरत पत्नी पति और हर तरह की विलासिता मौजूद हो सकती है। दूसरी बात, व्यक्ति अपनी शिक्षा के जरिए भी बहुत अच्छा कर सकता है और सबसे अच्छे दिमाग वाले लोगों और आध्यात्मिक गुरुओं के साथ भी उठ बैठ सकता है। तो कुंभ लग्न वाले जातक के लिए शुक्र का प्लेसमेंट भी बहुत स्ट्रांग है, खास तौर पर अगर ये चौथे या 9वें भाव में बैठता है, या लग्न में या दूसरे भाव में, जहां ये जबरदस्त पैसे वाला प्लेसमेंट है। साथ ही मिथुन में 5वें भाव या धनु में 11वें भाव में, और थोड़ा कमजोर मगर फिर भी ताकतवर पोजीशन शुक्र के 12वें भाव में होने पर कुंभ लग्न वाले जातक के लिए सबसे खराब पोजीशन तब हो सकती है जब शुक्र योग कारक होते हुए भी अपनी नीच की राशि में लेकिन 8वें भाव में चला जाए। ये कुंभ लग्न वाले जातक के लिए सबसे परेशान करने वाली पोजीशन है। तो दोस्तों, अब हमने देखा कि कर्क लग्न वाला, सिंह लग्न वाला, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल, शनि और शुक्र के साथ जो एक त्रिकोण भाव और एक केंद्र भाव के स्वामी हैं, ये बहुत खास है जो किसी और ग्रह या किसी और लग्न को नहीं दिया गया, मुझे कहना चाहिए। मिसाल के लिए मेष लग्न वाले जातक के लिए मंगल अब भी एक स्ट्रांग योग कारक है, लेकिन इतना स्ट्रांग योग कारक नहीं जितना कर्क लग्न के लिए है, क्योंकि कर्क लग्न वाले जातक के लिए ये एक त्रिकोण भाव और एक केंद्र भाव का स्वामी है। लेकिन मेष लग्न वाले जातक के लिए, जहां मंगल न सिर्फ लग्नेश है बल्कि लग्न में मूल त्रिकोण राशि की एनर्जी भी लिए होता है, मंगल 8वें भाव का भी स्वामी होता है, तो ये मंगल के लिए एक कदम नीचे है। लेकिन कर्क लग्न वाले जातक के लिए ये सबसे अच्छा प्लेसमेंट है एक योग कारक के तौर पर, खास तौर पर अगर ये 10वें भाव में चला जाए। तो इन अलग अलग लग्नों में से ये 6 लग्न ब्लेस्ड दिखाई देते हैं जहां स्ट्रांग योग कारक उन्हें दे दिए गए हैं, और अगर शनि, मंगल या शुक्र के स्ट्रांग प्लेसमेंट भी दे दिए जाए तो भी ये बहुत ब्लेस्ड पोजीशन हो सकती है। अब ऐसा क्यों है कि बृहस्पति और बुध, मंगल, शनि या शुक्र जितने स्ट्रांग योग कारक नहीं हो सकते, हालांकि वो भी 2 केंद्र भावों के स्वामी हो सकते हैं। मिसाल के लिए बुध 2 केंद्र भावों का स्वामी हो सकता है, जैसे कि मिथुन लग्न या कन्या लग्न के स्वामी के तौर पर। इसी तरह बृहस्पति भी 2 केंद्र भावों का स्वामी हो सकता है, जहां ये धनु या मीन लग्न वाले जातक के लिए भी एक स्ट्रांग योग कारक हो सकता है। लेकिन चुनौती ये है कि जब आप लग्न को देखते हैं तो केवल जब बुध या बृहस्पति मिथुन, कन्या, धनु या मीन लग्न वाले जातक के लिए लग्नेश होते हैं तब वो स्ट्रांग योग कारक हो सकते हैं, क्योंकि लग्न को भी एक त्रिकोण भाव माना जा सकता है।
हालांकि ये पूरी तरह से पांचवें और नौवें भाव की तरह त्रिकोण भाव नहीं है और इसलिए इसमें त्रिकोण भाव की एनर्जी से ज्यादा केंद्र भाव की एनर्जी होती है। तो दो केंद्र भावों के स्वामी होते हुए भी ये मिथुन, कन्या, धनु या मीन के लिए अब भी स्ट्रांग योग कारक हो सकते हैं, लेकिन एक त्रिकोण भाव और एक केंद्र भाव के मालिक होने जितना नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि केंद्र भाव आपकी जिंदगी के खंभों की तरह होते हैं, ये ज्यादा हिलने डुलने वाले नहीं होते। आप केंद्र भाव जो नतीजे दे सकते हैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन त्रिकोण भावों में आपकी बोलती ज्यादा होती है, आपके पास बेहतर करने का ज्यादा मौका होता है। और इसलिए एक त्रिकोण भाव और एक केंद्र भाव के मालिक होना एक योग या उस प्लेसमेंट का स्वामी होना और फिर कुंडली में अच्छे प्लेसमेंट में चले जाना एक ब्लेसिंग है जो केवल खास लग्नों वाले लोगों को दी गई है। तो अगर आप इन 6 लग्नों में से किसी एक कर्क, सिंह, वृषभ, तुला, मकर या कुंभ के हैं तो आप एक ब्लेस्ड पोजीशन में हैं। मुझे उम्मीद है आपका मंगल, शनि और शुक्र भी अच्छे से बैठे होंगे और अगर वो हैं तो मौका आपको दे दिया गया है। समझो इन ग्रहों के प्लेसमेंट को, समझो कि ये तुम्हें कौन से मौके दे रहे हैं और फिर उनका फायदा उठाओ अपने फायदे के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मेरे से कोई निजी सलाह लेना चाहते हो तो प्लीज नीचे दिए लिंक्स पर मुझसे राब्ता करो। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, तब तक ये है तुम्हारा दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।